जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी के अगले टॉपिक की ओर। और आज हम बात करेंगे वो है झारखंड की अपवाह प्रणाली। जो इससे पहले हम कई सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे झारखंड की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक परिचय, उसके अलावा जो भी पठार पर्वत क्षेत्र हैं वो सभी चीजों को हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। उसके बाद आज हम जो मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो झारखंड की अपवाह प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि झारखंड की अपवाह प्रणाली, यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट को हम चर्चा करेंगे जहां से आपके हर एग्जाम में यहाँ से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें विशेष करके नदी, जलप्रपात, गर्म जलकुंड जो होते हैं और भी कई सारे इसके कह सकते हैं कि प्रमुख तत्व हैं, उन सभी चीजों को हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। तो एक एक करके हम इसको क्या है कि पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे, यानी एक एक करके हम 3 से 4 पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले तो आज हम इन सभी कुछ शब्दावली है, जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, उन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि अपवाह प्रणाली आखिर में होता क्या है। उन सभी चीजों को जब हम समझ लेंगे उसके बाद फिर इनका वर्गीकरण कैसे हुआ है। जैसे हम जानते हैं कि भारत की नदियों को जैसे हिमालय नदी के रूप में अलग विभाजित किया गया है। फिर उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां, यानी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की नदियां, इन सभी नदियों को अलग बांटा गया है। फिर अगर हिमालय नदियों में भी फिर अलग अलग बांटा गया, जैसे सिंधु जलतंत्र, उसके बाद है ब्रह्मपुत्र जलतंत्र, उसके बाद है गंगा जलतंत्र। तो उसी तरह से क्या है कि कई आधारों पर नदियों का वर्गीकरण किया गया है, ताकि वहां से क्या होता है कि हमको पढ़ने में आसानी होता है और आसानी से समझ में भी आता है। जैसे हम सिंधु जलतंत्र की अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे हम पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र पढ़ते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी और साथ ही साथ उसके जो भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों के बारे में भी हम साथ ही साथ पढ़ते हैं। उसी तरह से जैसे हम आते हैं गंगा नदी जलतंत्र में, तो वहां पे भी हम क्या है कि सबसे पहले तो गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, यानी भारत की दक्षिणवर्ती नदियों को, फिर उसको हम पढ़ते हैं। उसमें भी दक्षिणवर्ती नदियों को भी, जैसे हम जानते हैं कि भारत की अगर कहीं बात करें दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में, तो कुछ ऐसे नदी हैं जो कि कह सकते हैं कि ये पूर्व की ओर बहती है, कुछ ऐसे नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर बहती है, लेकिन कुछ ऐसे नदियां भी है जो कि पश्चिम की ओर भी बहती है। जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, और भी कितने ऐसे नदी हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये हो गया नर्मदा, फिर उसके बाद है ताप्ती, और भी कई सारे नदी हैं जो कि पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होती है। उसी तरह से जैसे सिंधु नदी जलतंत्र का बात करते हैं, तो ये सिंधु नदी जलतंत्र जो है वो यहाँ से फिर कई सारे इसकी सहायक नदियां आती है, तो उन सभी नदियों के बारे में उसके बाद हम पढ़ते हैं। फिर साथ ही साथ जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र की बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी तरह से गंगा नदी जलतंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि गंगा नदी जलतंत्र जब पढ़ते हैं तो इसमें कई सारे सहायक नदियां होता है, उन सभी नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम नदी जलतंत्र के बारे में या तो अपवाह प्रणाली की बात करते हैं, तो अपवाह प्रणाली में ऐसे नहीं कि सिर्फ एक नदी के अगर जो बहाव क्षेत्र है उसी को हम अपवाह प्रणाली कह देते हैं, तो वैसा नहीं है। कोई भी नदी अगर बह रहा है तो उसके लिए कई सारी सहायक नदियां होता है जो कि कई सारे सहयोग करती है, और भी कई सारे जैसे नदी की वितरिकाएं हो गया, नदी की सरिताएं हो गया, ये सभी जो है वो नदियों को सहायता पहुंचाती है, जिसके कारण से उसी को हम सामूहिक रूप से समझते हैं। तो एक एक करके हम सभी चीजों को समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता दें कि अगर नदी जलतंत्र को अगर हमको पढ़ना है तो झारखंड की अपवाह प्रणाली पढ़ना है, तो उसको क्या है कि इन सभी चीजों के संदर्भ में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये भारत की कुछ नदी जो है वो इस रूप से बटा होता है भारत के संदर्भ में। जैसे सबसे पहले आता है सिंधु नदी जलतंत्र, फिर उसकी सहायक नदियां जो भी है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, उसके बाद सतलज, ये सभी नदियों को हम एक साथ पढ़ते हैं। फिर उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र होता है, उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर है गंगा नदी जलतंत्र, गंगा नदी के जो भी सहायक नदी है, चाहे यमुना नदी का बात करें, सोन नदी का बात करें, और भी कई ऐसे नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो उन सभी को हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो झारखंड के एक
ऐसे जिला है साहेबगंज, जहां से झारखंड कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीजों को हम समझेंगे और सारे शब्दावलियों को हम एक एक करके आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे झारखंड की अपवाह प्रणाली, तो उसमें से क्या है कि अपवाह प्रणाली को शब्द अगर समझने के पहले हमको क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट समझना होगा या कुछ और भी शब्द समझना होगा। जैसे सबसे पहले आता है प्रवाह रेखा, कि आखिर में प्रवाह रेखा होता क्या है। तो प्रवाह रेखा अगर सिंपल शब्दों में बोले तो किसी नदी के रेखीय स्वरूप, यानी कह सकते हैं कि मान लेते हैं कोई नदी ये प्रवाहित हो रही है, कोई नदी अगर ये प्रवाहित हो रही है तो इन नदी के जो प्रवाह, ये कह सकते हैं कि प्रवाह रेखा जो है, ये प्रवाह रेखा जो है वो कई सारे, और जानते हैं कि नदी की जो रेखाएं होती है वो अलग अलग टाइप से कई सारे रेखाएं देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में अगर समझें तो किसी नदी के रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रवाह रेखा कहते हैं या तो फिर ड्रेनेज लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले समझना कि आखिर में प्रवाह रेखा होता क्या है। तो रेखा शब्द से ही हमको संबंध पता चलता है कि हम इसे लाइन कहते हैं। तो लाइन अगर बात करें तो ये सिंपल लाइन हो गया, यानी ये प्लेन लाइन हो गया। लेकिन अगर नदी के रूप में देखें तो नदी क्या है कि सीधी तो चलती नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी, जैसे इसको रास्ता मिल गया वैसे ये प्रवाहित होती है। लेकिन हाँ, सभी नदियां ऐसा नहीं कि जैसा रास्ता मिल गया वैसा, कुछ नदी जो होते हैं वो जिद्दी भी होते हैं, यानी अगर बीच में पठार आ गया तो उसको वो काट करके पार करेंगे, लेकिन यही रास्ते से हो जाएंगे। तो कुछ नदियां जिद्दी भी होती है जो कि कह सकते हैं कि वो अपना स्थान नहीं बदलेंगे, चाहे वो पर्वतों को काटना क्यों ना पड़ जाए। कई ऐसे नदी का उदाहरण भी हम देंगे, आगे हम इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। और कुछ ऐसी नदियां होती है जो कि अलग अलग क्षेत्र में, कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नदियां होती है जिसको जिधर जगह मिल गया भाई कि इधर जगह मिल गया चलो इधर से ही निकल लो, तो वैसे भी कुछ नदियां ऐसी होती है। लेकिन अगर बात करें प्रवाह रेखा होता क्या है या ड्रेनेज लाइन होता क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी नदी के रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रवाह रेखा कहते हैं, यानी ड्रेनेज लाइन कहते हैं। उसके बाद फिर दूसरा शब्द आता है वो है प्रवाह संजाल। प्रवाह संजाल यानी ड्रेनेज नेटवर्क। अब यहाँ पे शब्द आप देख रहे होंगे नेटवर्क, और नेटवर्क शब्द से ही हमको संबंध में आता है कि एक के साथ कई सारे कनेक्शन होंगे, उसी को तो हम नेटवर्क कहते हैं। आखिर में देखते हैं कि एक अगर नेटवर्क या तो कहीं एक टावर लगा होता है तो उसमें क्या है कि कई सारे इसमें कनेक्शन होते हैं, उसी को तो हम नेटवर्क कहते हैं। तो इस तरह से बता दें कि कई सारे प्रवाह रेखा, अगर कई सारे प्रवाह रेखा इस तरह से अगर देखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, कई सारे प्रवाह रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, प्रवाह संजाल कहते हैं, जिसको हम ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। यानी सबसे पहले तो एक नदी के रेखीय स्वरूप को हम क्या कहते हैं, तो प्रवाह रेखा कहते हैं, यानी ड्रेनेज लाइन कहते हैं। फिर दूसरा आता है कि कई सारे प्रवाह रेखाओं, यानी कह सकते हैं कि कई सारे प्रवाह रेखाओं को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो उन दोनों सभी को मिला करके जो बनता है वो बनता है प्रवाह संजाल, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रवाह संजाल यानी ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज नेटवर्क कहते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे तो कई सारे कह सकते हैं कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम अपवाह कहते हैं। फिर से शब्द समझिएगा, निश्चित वाहिकाओं यानी जिसे हम चैनल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चैनल्स कहते हैं। तो निश्चित वाहिकाओं के यानी चैनल्स के माध्यम से जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपवाह कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। फिर से एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, यानी कई सारे वाहिकाओं, या तो कह सकते हैं कि एक निश्चित वाहिकाओं या निश्चित चैनल्स कह सकते हैं कि उसी के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, तो अपवाह कहते हैं। तो उसी को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, तो अपवाह कहते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद आता है वो है अपवाह तंत्र। उसके बाद आता है वो है अपवाह तंत्र। आखिर में अपवाह तंत्र होता क्या है, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर में अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली जो कहते हैं वो वास्तविक रूप से है क्या, जिसे हम इंग्लिश में ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न या तो फिर ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं बहुत जगह। तो समझिए कि ड्रेनेज पैटर्न आखिर में होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी नदी अगर बह रही है तो उसके
साथ साथ में कई सारे उसकी सहायक नदियां भी बहती है। जैसे कोई भी नदी है, मान लेते हैं एक हम नदी ले लेते हैं, कोई भी नदी अगर बात करें, मान लेते हैं कि ये नदी है, तो ये नदियों के साथ साथ ये इसकी कई सारी सहायक नदियां भी होगी, जो कि कह सकते हैं कि नदियों को बहने के लिए इसको सहायता प्रदान करेंगे। तो कई सारे इसमें सहायक नदियां जुड़ेंगी, कई सारे इसमें सहायक नदियां जुड़ेंगी, कह सकते हैं कि कई सारी सहायक नदियां इसमें देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो वर्षा के पानी, या तो फिर कह सकते हैं कि मुख्य नदियां, उसकी सहायक नदियां, नदी की सरिताएं, नदी की वितरिकाएं, और भी कह सकते हैं कि कई सारे भू आकृतिक दृश्य, ये सभी को अगर एक साथ हम देखें, यानी कह सकते हैं कि नदी के, या तो कह सकते हैं कि वर्षा के पानी, अब यहाँ पे जल दो तरह से हो सकता है, या तो जमाव वाला पानी हो सकता है, वर्षा का जल हो सकता है, और भी कई सारे जल जो संग्रह क्षेत्र होता है, यानी जल संग्रहण के बाद जो उसका बहाव क्षेत्र होता है, यानी कह सकते हैं कि जल जब उसका बहाव क्षेत्र होगा, तो साथ ही साथ इसमें कई सारी सहायक नदियां भी आके मिल जाती है, कई सारी इसमें सहायक नदियां मिल जाती है, कई सारी नदी की सरिताएं, नदी की वितरिकाएं, ये सभी जो वो इसमें आके मिलती है, कई सारे भू आकृतिक दृश्य, ये सभी जब एक साथ मिल करके, जब एक साथ कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप से इसको जोड़ दिया जाता है, और उसका उसी को कह सकते हैं कि अपवाह को ही हम मुख्य रूप से हम नाम दे दिए हैं, वो हम दिए हुए अपवाह प्रणाली, उसी को हम क्या कह देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज पैटर्न। तो याद रखिएगा, जो भी नदी है, नदी की सहायक नदियां, नदी की वितरिकाएं, नदी की सरिताएं, वर्षा जल, और भी जो भी संग्रह कह सकते हैं कि जल का संग्रहण, वो सभी को मिलाकर के उसका जो प्रवाह है या तो अपवाह है, उसी को हम अपवाह प्रणाली कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम अपवाह प्रणाली कहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि अपवाह के आखिर में मुख्य घटक या मुख्य यवयव कौन से होते हैं, तो इसके कुछ तो घटक होंगे, यानी इसके कुछ घटक या यवयव का अगर बात करें, अपवाह प्रणाली के यवयव या तो फिर कह सकते हैं कि घटक की अगर बात करें, तो इसमें नदियां हो सकती है, कई सारी सहायक नदियां हो सकती है, नदी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं गंगा नदी ही प्रवाहित होती है, या तो झारखंड की कोई नदी हम अगर लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे अगर बात करें सोन नदी की, सबसे पहले हम बात करते हैं सोन नदी की। तो हम सोन नदी जानते हैं कि सोन नदी आखिर में जाके मिलती है कहां पे, गंगा में, यानी ये गंगा की सहायक नदी है। लेकिन उसके पहले सोन नदी में भी कई सारी नदी मिलती है, जैसे उत्तरी कोयल, आप पढ़े होंगे उत्तरी कोयल नदी, तो उत्तरी कोयल नदी जो वो सोन में जाके मिलती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये सोन नदी बहते हुए जाके गंगा में मिल गई, लेकिन उसके पहले क्या है कि इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है उत्तरी कोयल। अब पहले ये सोन नदी थी, ठीक है, ये जाके किस में मिला, तो ये मिला जाके गंगा में, ये किस में मिल गई, तो जाके गंगा में मिल गई। अब जानते कि सोन नदी जो वो गंगा में जाके मिल गई, लेकिन उसके पहले जो वो सोन नदी की भी एक सहायक नदी है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी कोयल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी कोयल कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि उत्तरी कोयल नदी है, इसकी भी कोई सहायक नदी ही नहीं है, इसकी भी दो सहायक नदी है। मुख्य रूप से हम दो नदी की अगर बात करें तो और भी कई सारी नदी है, लेकिन अभी मुख्य रूप से दो नदी का बात करेंगे। जैसे उत्तरी कोयल की भी फिर दो सहायक नदी है, एक तो होता है औरंगा और दूसरा है अमानत। आप पढ़े होंगे, एक तो नदी है अमानत और दूसरा है औरंगा। तो क्या है कि अब देखिए यहाँ पे पहले औरंगा और अमानत, ये दोनों नदी जाके उत्तरी कोयल में मिली। उत्तरी कोयल नदी का जो भी कह सकते कि जल होगा वो संग्रह जाके फिर कहां पे मिल गया, इधर से आई सोन नदी और इधर से उत्तरी कोयल, ये दोनों का जल संग्रहण जाके फिर फाइनली कहां पे मिल गया, तो गंगा नदी में। और भी कई सारे सहायक नदी इसके गंगा की उसके पहले है, जैसे यमुना नदी है, और भी कई सारे जो भी नदियां हैं, वो सभी नदी का उसके बाद जो प्रवाह होगा या जो अपवाह होगा, उसी को तो हम अपवाह प्रणाली समझते हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं, अपवाह प्रणाली कहते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज आप सभी को पता चल गया होगा आखिर में मुख्य रूप से हम अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते किसे हैं। तो कोई भी नदी हो, उसमें वर्षा का जल या तो उसकी सहायक नदियां, नदी की सरिताएं, नदी की वितरिकाएं, या तो जो भी भू आकृतिक दृश्य हो,
वो सभी को सम्मिलित रूप से अगर बात करें तो उन्हीं अपवाह को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप से उसे हम अपवाह प्रणाली या तो अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके घटक अगर पूछा जाए कि अपवाह प्रणाली के या अपवाह तंत्र के कौन कौन से घटक होंगे, तो नदियां हो सकती है, जलप्रपात हो सकता है, गर्म जलकुंड हो सकते हैं, और भी कई सारे नदियों के घटक हो सकते हैं जो कि अपवाह प्रणाली के घटक हो सकते हैं। अब यहाँ पे कि कुछ इनको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि कोई भी अपवाह प्रणाली है तो उसको कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या तो कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक एक करके हम, जैसे सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिर में जल का बहाव है, तो सबसे पहले उसको प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले तो जल की मात्रा, यानी अगर जल की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी, जैसे जल की मात्रा अगर अधिक होता है तो इसके अपवाह प्रणाली में क्या है कि थोड़ा बहुत इसको प्रभावित करेगा। हो सकता है कि नदी की दिशा भी भटक सकता है, यानी नदी का जो दिशा है वो भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उसकी जल की मात्रा जब अधिक होगा। और भी अगर बात करें धरती की बनावट, यानी अगर पहला तो हो गया कि जल की मात्रा होगा, यानी जल की मात्रा अगर अधिक होगा तो हो सकता है इसको कई सारे रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नदी में अचानक बाढ़ आ जाता है, यानी बहुत सारे जल इसमें, या तो वर्षा अगर ऊपर में बहुत ज्यादा होता है तो क्या है कि ऊपर वाले क्षेत्र से इतना जल तेजी से नीचे उतरता है, या तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब जल संग्रह एक साथ उतरता है नदी में, जिसको हम बाढ़ कहते हैं, तो उसमें क्या है कि उससे फिर नदी के कह सकते हैं कि नदी के अपवाह को भी प्रभावित किया जाता है। साथ ही साथ क्या है कि भूमि की बनावट, या तो कह सकते हैं कि धरती की बनावट जो है वो भी अपवाह प्रणाली को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है, उन सभी चीजों को हम समझते हैं। मान लेते हैं कि धरती की बनावट अगर बात करें, बहुत बोले अभी हम थोड़ी देर पहले इसके पहले चर्चा किए, कुछ नदी ऐसी होती है जो कि कह सकते हैं कि बिल्कुल पत्थरों को काट करके वो सीधी निकल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे नदी होते हैं जो कि धरती की बनावट अगर इधर ढलान है तो उसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे कि आखिर में झारखंड की नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है, तो इधर क्यों नहीं ज्यादातर नदियां देखने को क्यों नहीं मिलता है। पश्चिम की ओर भी तो बहने के लिए मिलना चाहिए नदी, तो इधर ज्यादातर नदी क्यों नहीं मिलता है। तो उन सभी चीजों के बारे में भी हम समझेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जहां पे ऊंचाई क्षेत्र है तो ऊंचाई से वो डाउन की ओर जाएंगे, यानी मान लेते हैं अगर यहाँ पे स्थान अगर ऊंचा स्थान है तो यहां से क्या है कि डाउन की ओर, यानी जिधर डाउन है उधर ही नदी का प्रवाह होगा, ना कि ऊपर की ओर नदी का प्रवाह होगा। तो वहां से क्या है कि धरती की बनावट जो है वो भी हमें कह सकता है, ढाल की मात्रा कितनी है वो हमको एक कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली को एक कह सकते हैं कि प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ वनस्पति का घनत्व ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जानते हैं कि नदी के साइड में आप देखे होंगे कि बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं। हमको लगता है कि ये शायद वृक्ष ऐसे ही लगे होते हैं, या तो दूसरे जगह भी तो लगाया जा सकता है। क्यों जरूरी है नदी के बगल में ही वृक्ष को लगाना। तो कह सकते हैं कि दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण होता है हमारे, कह सकते हैं कि जल का जो बहाव क्षेत्र होता है उसके अगल बगल जो मिट्टी होता है उसकी मिट्टी के कटाव को, यानी जिसको हम मिट्टी का क्षरण कहते हैं, उसको कम करने के लिए इसमें क्या है कि पेड़ पौधे उसके बगल में लगाए जाते हैं, ताकि मिट्टी का बहाव जो है वो कम से कम हो सके। अगर बगल में अगर जहां पे पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे जिस नदी के किनारे, वहां पे आप देखेंगे तो धीरे धीरे वहां पे नदी जो होता है वो चौड़ी होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां का मिट्टी का कटाव जो होता है वो काफी तेजी से होता है, क्योंकि वहां के उसके बगल में जो वो मिट्टी का अच्छा से पकड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन अगर पेड़ होता है तो उसके जड़ जो भी होते हैं वो क्या है कि मिट्टी को अच्छे से पकड़ते हैं, जिसके कारण से वहां की मिट्टी को ये बहने नहीं देते, जिसके कारण से कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली जो क्षेत्र में वो बह रही है नदी, वही क्षेत्र में वो बहते रहेंगे, ना कि उसके अलावा कहीं पे वो प्रवाहित होंगे। उसके बाद और भी कई सारे इसमें कह सकते हैं कि उसके बाद है फिर मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना भी कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ भू आकृतिक संरचना, यानी भू आकृतिक संरचना कैसी उसकी आकृति है, कैसा उसमें ढलान कितना है, किस तरह से किस क्षेत्र में वो बहाव होता है। कुछ ऐसे नदी होते हैं जो कि कभी कभी वो अटपटांग काम कर लेते हैं, जैसे कोसी नदी। ये जानते हैं कि ये अपना दिशा बदलने में विख्यात है, तो ये कभी भी अपना दिशा जो है वो, जैसे इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, यानी कह सकते हैं कि बरसात में ज्यादातर देखा गया कि किधर कोसी नदी बह रही है पता नहीं चलता है, हो सकता है अगला बार वो दूसरा दिशा अपना बना ले। तो कुछ ऐसे नदी हैं जो कि भारत में जो कि अपनी दिशा बदलने के लिए वो क्या है, विख्यात माना जाता है। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उन सभी चीजों को हम एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे। तो आप
उम्मीद करते हैं कि अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली होता क्या है, इन सभी के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कह सकते हैं कि नदी, उसकी सहायक नदियां, उसमें वर्षा का जल या तो जो भी जल उसमें है, उसके बाद साथ ही साथ नदी की सरिताएं, नदी की वितरिकाएं और भी जो भी भूमि की बनावट होगी, उन सभी क्षेत्रों में जो प्रवाह क्षेत्र या कह सकते हैं कि अपवाह जो होता है उसी को हम अपवाह प्रणाली कहते हैं। उसके बाद उसके मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, तो नदियां, जलप्रपात, गर्मकुंड और भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जो कि नदी के घटक हो सकते हैं। अब इनको कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली को कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाले कुछ हम कारक के बारे में बात किए। जैसे कौन कौन सी बात किए, सबसे पहले तो जल की मात्रा, यानी जल की कितनी मात्रा है। जैसे मात्रा होगा अधिक, नदी में मात्रा अधिक होगा तो उसकी दिशा इधर उधर हो सकता है। और भी कई सारे, जैसे कह सकते कि मिट्टी की स्थिति कैसा है, ढलान कितना है, यानी भूमि की संरचना भी काफी महत्वपूर्ण रखता है कोई भी जल प्रवाह कह सकते कि अपवाह प्रणाली को प्रभावित करने के लिए। उसके बाद साथ ही साथ देखते हैं कि वनस्पति का घनत्व वहां पे कितना अधिक है, यानी उसके बगल में कितने पेड़ पौधे अधिक लगाए गए हैं। अगर पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होंगे तो उसका मिट्टी जो क्षरण होता है, यानी मिट्टी का कटाव जो होगा वो काफी तेजी से होगा, जिसके कारण से कह सकते हैं कि नदी जो है वो धीरे धीरे अपना विस्तार करते जाएगा, यानी धीरे धीरे वो चौड़ी होती चली जाएगी। जिसके कारण से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र जो होता है, ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्थान घेरता है। तो इसके कारण से क्या है कि नदी के बगल में ज्यादातर पेड़ पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव वो ज्यादा नहीं कर पाए। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, वो है पूर्ववर्ती नदियां। अब यहाँ पे पूर्ववर्ती का मतलब आप ये नहीं समझे कि पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां। यहाँ पे क्या है कि वैसी नदियां, यानी वैसी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, जो कि कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत के बनने से पहले बहती थी, तथा जिनकी धाराओं की दिशा अगर बात करें, जिनकी धाराओं की दिशा जो है वो दक्षिण की ओर या तो कह सकते हैं कि पर्वतों में महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर बहती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर में पूर्ववर्ती नदियां कहते किसे हैं। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे नदी हैं जो कि हिमालय पर्वत से कह सकते हैं कि पूर्व से ही बह रही है। तो उन सभी नदियों के बारे में हम अगर बात करें तो हम समझेंगे उन सभी नदियों, और साथ ही साथ वैसी नदियां जो हिमालय से पहले कह सकते हैं कि हिमालय से भी पूर्व से ही कई सारे ऐसे नदी हैं जो कि हिमालय के पूर्व से ही बह रही है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि पहाड़ों को काटकर जैसे ये पहाड़ थे, तो यहाँ पे क्या कि ये पहाड़ों को काट करके और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां जो होंगी, दक्षिण की ओर कह सकते कि महाखंड बनाकर, यानी कह सकते कि गड्ढे क्षेत्र बनाकर वो पहाड़ों को काटते हुए वो जो पहले से वो नदियां बह रही है और दक्षिण दिशा की ओर जो नदियां बहती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां, जिसे हम एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं इनके बारे में। उसके बाद फिर आता है अनुवर्ती नदियां। पहला था पूर्ववर्ती नदियां, यानी जो हिमालय से पूर्व से ही बह रही है और साथ ही साथ दो पर्वतों को काट करके और गड्ढे क्षेत्र में कह सकते कि से प्रवाहित होते हुए वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, उसे पूर्ववर्ती नदियां यानी एंटीसीडेंट रिवर्स कहते हैं। फिर दूसरा आता है अनुवर्ती नदियां। अनुवर्ती नदियों को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं। अब कॉन्सिक्वेंट रिवर्स होते क्या है, जैसे इसके पहले हम बोले, जैसे ये नदी क्या है कि जिद्दी है, ये चाहे बीच में पर्वत आए तो पर्वतों को ये काट कर आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ ऐसे नदी होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आए, देखा अब इधर यहाँ पे क्या है कि ऊंचा थोड़ा है, इधर डाउन मिला, चलो इधर बढ़ गए, पता चला कि नहीं अब इधर ऊंचा है, अब इधर जाएगा, तो क्या है कि अब इधर बढ़ गया। तो यानी जैसे इसको जिस तरह से क्षेत्र मिलता गया वैसे वैसे इसका दिशा जो वो परिवर्तित होता चला गया। यानी कह सकते कि मुख्य रूप से वे नदियां कह सकते कि जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, यानी जिधर उसको ढाल मिला उधर वो बह गई। यानी कह सकते कि इस पे अपना जो है वो इसका जिद नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही सीधा है, जो बोल दो वो करने लगता है, लेकिन ये क्या है कि बहुत ही जिद्दी है, यानी हम यही करेंगे तो यही करेंगे, यानी हम
यही लाइन पे हमको चलना है, चाहे बीच में जो भी आए उसको हम तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि ये सीधा साधा है, यानी जैसा इसको बोल दिया गया चलो भाई ठीक है इधर से चलो इधर से चलो, अब बोल दिया कि नहीं भाई इधर थोड़ा ढाल इधर है, ठीक है इधर ही हम बह गए। यानी जैसे जैसे इसको ढाल मिलता गया, जैसे जैसे इसका क्षेत्र मिला, वैसे इसका दिशा में क्या है वो परिवर्तित होता चला गया। तो दो नदी, एक तो बात की हम पूर्ववर्ती, यानी वैसी नदियां जो हिमालय से पूर्व से ही बह रही है, साथ ही साथ दो पर्वतों को काट करके ये नदियां बहती है, तो और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। दूसरा था अनुवर्ती नदियां, जिसे हम कॉन्सिक्वेंट रिवर्स कहते हैं, यानी वैसी नदियां जो कह सकते हैं कि ढाल की दिशा में ये प्रवाहित होती है, उसी के हम क्या कहते हैं अनुवर्ती नदियां कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल्स भी हम कुछ देख सकते हैं, जैसे अनुवर्ती नदियों को अगर एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आप पढ़े होंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आप पढ़े होंगे, यानी दक्षिण भारत की नदी जैसे गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, उसके बाद और भी कई सारे ऐसे नदी हैं। जैसे हम बात करते हैं ये हो गया दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के अगर मैप का अगर बात करें तो ये कुछ मैप इस तरह से अगर बात करें तो ये हो गया दक्षिण भारत की नदियां। जैसे हम जानते हैं कि ये है पश्चिमी घाट और ये पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, लेकिन क्या कि पश्चिमी घाट ये ऊंचाई अधिक होने के कारण से इसको क्या है कि ढलान मिला इधर, यहां से जैसे एक हम जानते हैं कि महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक से आप जानते होंगे कि गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी ये नदी इधर बह गई, यानी इसको ढलान क्षेत्र इधर मिला, ये उधर ही बह गई। फिर उसके नीचे एक और नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी भी है इस तरह से बहा, और भी कई ऐसे नदी हैं जो कि कह सकते हैं कि ढलान क्षेत्र को देख करके वो क्या कि ढलान की ओर बहती चली गई। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी इधर भी पठार तो है, लेकिन पठार जो है वो यहाँ पे क्या है कि कटा कटा हुआ है, यानी कह सकते कि इसीलिए पूर्वी घाट का जो पठार होता है, यानी पूर्वी ये कह सकते कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, तो पश्चिमी घाट जो वो सीधा है, यानी ये ज्यादा ऊंचा वाला क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी घाट जो वो नदियों को कह सकते कि जैसे जैसे यहाँ पे नदी आया तो वो क्या है कि पश्चिमी घाट को काटते हुए वो जाकर के यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, बंगाल की खाड़ी में। फिर उसके बाद कृष्णा नदी भी उसी तरह से, और भी कई सारे नदियां हैं जो कि ढलान की ओर देखते हुए वो अपना प्रवाहित हो जाती है। और भी इसके ऊपर में भी कुछ नदी है, जैसे महानदी हो गया, और भी कई ऐसे नदी हैं। उसके बाद साथ ही साथ नीचे भी कई सारे वैगई नदी है, और भी कई सारी नदियां हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत की जो भी नदियां हैं वो ढलान की ओर अपना जो कह सकते कि नदी जो वो ढलान को देख करके जैसे जैसे वो ढलान की ओर प्रवाहित होता गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उसे हम कहते हैं अनुवर्ती नदियां। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होता है, यानी एंटीसीडेंट रिवर्स, और दूसरा था यानी अनुवर्ती नदियां यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। उसके बाद हम बात करते हैं अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है यहां से सवाल, जिसको हम रेडियल पैटर्न कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं रेडियल पैटर्न, अरीय प्रतिरूप। अब अरीय प्रतिरूप दरअसल होता क्या है, उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप जगह एक सुने होंगे, जैसे एक वैसा बिंदु, मान लेते हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम माना जाता है, यानी कह सकते हैं कि वैसा केंद्र बिंदु जहां से कई सारी नदियां जो वो एक ही जगह से प्रवाहित हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं अरीय प्रतिरूप कहते हैं, जिसे हम रेडियल पैटर्न कहते हैं। अब वैसा स्थान हमको अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आपका अमरकंटक एक स्थान आप जानते होंगे, अमरकंटक स्थान है, वहां से कई सारी नदियां जो है वो वहां से प्रवाहित होती है, उद्गम माना जाता है। जैसे अगर बात करें सोन की, सोन के बाद आता है महानदी, नर्मदा, और भी कई सारी नदियां हैं जो कि यहां से देखा जाता है। हालांकि महानदी जो वो एग्जैक्ट तो यहां से नहीं है, लेकिन फिर भी अमरकंटक पर्वत से माना जाता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये तो महानदी का तो उद्गम थोड़ा सा अलग जगह से होता है, तो एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, मतलब कह सकते कि वही क्षेत्र में, यानी कि एक ही क्षेत्र से कह सकते हैं कि जो कई सारी नदियों का उद्गम माना जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं रेडियल पैटर्न कहते हैं, यानी अरीय प्रतिरूप कहते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि झारखंड में वैसा स्थान कहां पे होगा, तो छोटा नागपुर पठार इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार में भी अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर पठार तो भाई कोई इतना छोटा सा क्षेत्र तो है नहीं, छोटा नागपुर पठार तो पूरा झारखंड का कह सकते हैं 60 to 70% जो है वो छोटा नागपुर जैसे बोलता है, तो
झारखंड के कह सकते हैं कि ज्यादातर क्षेत्र को माना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार में भी अगर देखें तो जैसे आप देखेंगे रांची पठार, तो रांची पठार से आपका क्या है कि कई सारी नदियां का उद्गम माना जाता है। जैसे अगर बात करेंगे उत्तरी कोयल नदी के अलावे और भी कई सारी नदियां हैं जो कि रांची पठार से इसका उद्गम माना जाता है। स्वर्णरेखा नदी हो गया, और भी कई सारी नदियां हैं जो कि रांची पठार के उत्तर दक्षिण क्षेत्र से कह सकते हैं कि प्रवाहित होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अरीय प्रतिरूप, यानी कह सकते हैं कि एक बिंदु जहां से बहुत सारी नदियों का उद्गम माना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल पैटर्न या तो फिर अरीय प्रतिरूप कहते हैं। अब अगर बात करें छोटा नागपुर पठार से, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, फाल्गु, दक्षिणी कोयल, ये सभी नदियां जो वो कहीं ना कहीं छोटा नागपुर पठार के इर्द गिर्द से ही निकलती है। उसमें भी अगर रांची पठार कर ले तो रांची पठार से मुख्य रूप से जो है वो कई सारी नदियां जो है वो देखने को मिलता है, जहां से वहां से उद्गम माना जाता है कई सारी नदियों का। तो सिंपल याद रखिएगा कि वैसा कह सकते हैं कि इस अफवाह प्रतिरूप के अगर बात करें तो किसी केंद्रीय स्थान से नदियों का कह सकते हैं कि बहिर्गमन होता है, जो एक पहिए के अरों के अनुरूप, यानी कह सकते हैं कि एक ही स्थान से कई सारी नदियों का प्रतिरूप, अगर वहां से कई सारी नदियों का उद्गम माना जाए, उसी को हम अरीय प्रतिरूप या तो फिर रेडियल पैटर्न भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इन सभी चीजों को आप, क्योंकि यहां से कई सारे आपको कई बार शब्दावली पूछा जाता है। हो सकता है यहां से ना अगर पूछे सवाल तो आपको जेपीएससी वगैरह में यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि रेडियल पैटर्न यानी अरीय प्रतिरूप क्या होता है, अनुवर्ती नदियां क्या होती है, पूर्ववर्ती नदियां क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, या तो फिर प्रवाह संजाल क्या होता है यानी ड्रेनेज नेटवर्क क्या होता है, साथ ही साथ प्रवाह रेखा यानी ड्रेनेज लाइन क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद अब आइए सबसे पहले हम आज की जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कह सकते हैं कि अपवाह प्रणाली का वर्गीकरण किस आधार पर हम झारखंड की नदियों का करते हैं। तो झारखंड की नदियों को मुख्य रूप से तो कई सारे किताब में आपको 2 भागों में किया होगा, लेकिन हम इसको क्या कि 3 भागों में हम अलग अलग करके सेपरेट करके हम पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से जैसे हम जानते हैं कि भारत की नदियों को 2 भागों में पहले बांटा गया। सबसे पहले अगर भारत की नदियों की अगर बात करें तो भारत की नदियों का वर्गीकरण अगर बात करें तो यहां से क्या है कि पहले इसको 2 भागों में बांटा गया। एक तो पहला हिमालयी नदियां और दूसरा बांटा गया वो है प्रायद्वीपीय नदियां। फिर क्या है कि हिमालयी नदियों को फिर 3 भागों में अलग अलग बांटा गया था, आप पढ़े होंगे। सबसे पहले आता है सिंधु नदी जलतंत्र, फिर है गंगा नदी जलतंत्र, फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र। अब यहां पे क्या है कि इस तरह से क्या है कि अलग अलग स्वरूपों में बांटा गया है। अब कह सकते हैं कि इसको क्या है कि थोड़ा सा अध्ययन को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम अलग अलग करके सेपरेट करके हम पढ़ते हैं, ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्या है कि भारत की नदियों को जब जैसे हम 2 भागों में बांट दिए, एक हिमालयी नदियों को और दूसरे क्षेत्र में कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांट दिए, सिंधु नदी जलतंत्र, गंगा नदी जलतंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र। तो उसी आधार पे क्या है कि हम झारखंड की नदियों को भी हम हो सकता है दिशा के आधार पर हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि दिशा के आधार पे ही वर्गीकरण किया गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दिशा का नहीं ध्यान दिया गया है। जैसे सिंधु नदी जलतंत्र क्या है कि सभी ज्यादातर नदियां जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जो कि पाकिस्तान की ओर जाके अपना कह सकते हैं कि मिल जाती है। फिर अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी जलतंत्र तो वो क्या है कि पूर्व की ओर बहते हुए फिर नीचे दक्षिण की ओर आती है और बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। फिर उसी तरह से गंगा नदी जो है वो ऐसे निकलती है, फिर जाके ये क्या है कि जाके यहां से और यहां से आया ब्रह्मपुत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं कि दोनों नदियों का संगम आप पढ़ चुके होंगे। एक को कहा जाता है पद्मा और एक को जमुना कहा जाता है। जैसे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, और ये दोनों के संयुक्त नाम को एक मेघना नाम दिया गया है। दरअसल मेघना इसका इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक सहायक नदी मेघना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मेघना है, जो कि यहाँ पे आकर मिल जाती है मेघना नदी, जिसके कारण से क्या है कि इसको संयुक्त रूप से क्या है कि मेघना कह दिया गया है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त, अगर कई बार यहां से सवाल पूछा भी जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के
संयुक्त या तो कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो मेघना कहा जाता है, जहां पे ये दोनों नदियां मिल जाती है। फिर साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम पढ़ेंगे, तो वहां पे जब हम भारतीय नदियों को हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम इन सभी चीजों को हम देखेंगे। इसी आधार पे अगर बात करें झारखंड की नदियों का वर्गीकरण, तो झारखंड की नदियों का वर्गीकरण भी हम 3 आधारों पे कह सकते हैं कि ये हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, तो वो है बहाव के आधार पर, यानी कह सकते हैं कि बहाव के दिशा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम इन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें झारखंड की नदियों का वर्गीकरण, झारखंड की नदियों का वर्गीकरण, नदियों का वर्गीकरण, तो इनका वर्गीकरण हम जो करेंगे वो मुख्य रूप से हम 3 अलग अलग भागों में हम इसका वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे पूर्ववर्ती नदियों के बारे में, यानी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब यहाँ पे ये पूर्ववर्ती से कंफ्यूज नहीं करना, ये पूर्ववर्ती हम क्या बताएं कि हिमालय पर्वत से भी जो पहले से बह रही है नदियां, या तो कह सकते हैं कि 2 पठारों के या 2 पठारी क्षेत्र को वो काटते हुए जो बहती है उसे हम पूर्ववर्ती कहते हैं। यहाँ पे पूर्ववर्ती नदियां का कहने का अर्थ है कि ये पूर्व दिशा की ओर बहती है, या तो फिर कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती यानी पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। फिर उसी तरह से एक और आता है उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां। अब उत्तरवर्ती नदियां यानी कहने का अर्थ है कि जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। यानी जो नदी जिसका नदी का उद्गम होने के बाद वो जाके उत्तर की ओर, यानी उसका कह सकते हैं कि उत्तर की ओर किसी नदी में जाके मिल जाना, क्योंकि स्वाभाविक बात है ज्यादातर नदियां जो झारखंड के उत्तर से निकलती है वो कहीं ना कहीं जाकर के वो ज्यादातर जो वो गंगा नदी में ही जाकर के मिल जाती है। तो वैसी नदियां जो उत्तर दिशा में जो प्रवाहित होती है और किसी नदी में जाके वो मिल जाती है उसको हम उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। वैसी नदियां जिसका उद्गम होने के बाद वो पूर्व दिशा में या तो जाके किसी नदी में या तो कह सकते हैं कि समुद्र या तो कोई सागर में जाकर मिल जाती है। जैसे पूर्व की ओर बहते हुए जैसे जानते हैं कि कई सारे नदियां में मिलती है, फिर वो नदी जाकर के आगे चल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कह सकते हैं कि कई सारी नदियां जो वो अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर तीसरा जो हम बात करेंगे वो है दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में, दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में, यानी दक्षिणवर्ती नदियां। तो तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे दक्षिणवर्ती नदियां। तो एक एक करके हम इन सभी चीजों को, तो पहला आज ये मेरा पहला टॉपिक था झारखंड की अपवाह प्रणाली। फिर दूसरा हम बात करेंगे झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां, फिर पढ़ेंगे पूर्ववर्ती नदियां, उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिणवर्ती नदियां। यानी इसको हम 4 भागों में कैसे कि झारखंड की नदियों को हम संपूर्ण रूप से अलग अलग भाग में बांट देंगे। उसके बाद यहां से कह सकते हैं कि जो भी नदियों से संबंधित आपको पूछा जाएगा सवाल, और झारखंड की नदियों को हम बिल्कुल मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी बिल्कुल हम मैप के सहारे आपको बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कहीं पे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर बात करें थोड़ा सा मैप के बारे में, तो थोड़ा सा हम मैप के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे अगर बात करें थोड़ा सा हम मैप दिखा देते हैं आपको, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए अगर देखा जाए अगर मैप में अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड का मैप सबसे पहले आपके सामने है। अब झारखंड की मैप अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम इसका वर्गीकरण अगर देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये झारखंड का मैप है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो झारखंड के ज्यादातर नदी जो वो कह सकते हैं कि या तो उधर बहती है, या तो पूर्व दिशा की ओर बह गई है, या तो फिर कह सकते हैं कि दक्षिण की ओर बही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है जिसके कारण से इधर नहीं बहता है। तो आप पढ़े होंगे पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र या तो पाट का मैदान या तो पाट पठारी क्षेत्र, यानी कह सकते हैं कि पाट क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि कह सकते हैं कि झारखंड का अगर भी एक आप सबसे ऊंची पर्वत अगर पारसनाथ को छोड़ दिया जाए, उसके बाद सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो पाट का क्षेत्र ही मिलता है। ठीक है, तो पाट का क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से यही क्षेत्र में मिलता है, जिसके कारण से क्या कि ये ऊंचे क्षेत्र हैं। अब ऊंचे क्षेत्र होने के कारण से क्या है कि यहाँ पे इधर नदी नहीं बह सकता। जो भी नदी है या तो यहाँ पे ऊपर होने के कारण से या तो उधर बह गया, या तो फिर इधर, या तो फिर इधर।
इसी के कारण से क्या है कि यहाँ पे आप सबसे पहले एक नदी देखे होंगे, ये है सोन नदी। सोन नदी ये क्या है कि यहां से निकली और कह सकते हैं कि गढ़वा और पलामू ये दोनों की सीमा को टच करते हुए क्या है कि ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। लेकिन उसके पहले क्या है कि यहाँ पे एक नदी निकलता है, वो नदी है उत्तरी कोयल नदी, जो कि इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके सभी चीज को हम समझेंगे। थोड़ा सा हम हाईलाइट करते रहे इन सभी नदियों के बारे में। तो यहां से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। उत्तरी कोयल की फिर दो सहायक नदी है, एक तो है अमानत और दूसरा है औरंगा। अमानत नदी जो है वो हजारीबाग से निकलती है, हजारीबाग पठार से। और अगर बात करें औरंगा नदी तो ये रांची पठार क्षेत्र से निकलता है। तो उत्तरी कोयल की दो सहायक नदी औरंगा और अमानत ये जाकर के उत्तरी कोयल में मिली। फिर उत्तरी कोयल जो वो जाकर के सोन नदी में मिला, और उत्तरी कोयल और सोन ये दोनों नदी का संगम जो वो फाइनली जाके फिर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर उसी तरह से और भी कई सारे यहाँ पे एक एक करके हम सभी नदियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें सोन नदी, उत्तरी कोयल हो गया, पुनपुन, फाल्गु। फाल्गु के बाद अगर बात करेंगे तो सकरी, चानन या जिसे पंचानन नदी के नाम से जाना जाता है। तो उन सभी नदियों को हम देखेंगे जो कि वो नदियां जो है वो उत्तर की ओर बहती है। फिर उसके बाद आता है पूर्ववर्ती नदियां, जो कि कह सकते हैं कि यहां से जो भी इस क्षेत्र से निकल करके और पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, उन सभी नदियों को हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जैसे दामोदर, बराकर, मौर या मयूराक्षी, गुमानी, अजय, ब्राह्मणी, ये सभी नदियां जो वो कह सकते हैं कि पूर्व दिशा की ओर बहती है। साथ ही साथ आप देखे होंगे यहां से एक नदी निकलती है जो कि स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी एग्जैक्ट जो वो दक्षिण की ना ही दक्षिण की ओर बहती है, ना ही वो पूर्व की ओर बहती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी जो है, स्वर्ण रेखा नदी जो है वो मुख्य रूप से क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है वो मुख्य रूप से यहां से निकलकर क्या है कि या कह सकते हैं कि उत्तर की ओर से निकलते हुए वो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित कहने का अर्थ है कि ये दिशा में आकर के ये नदी मिल जाता है, जिसके कारण से यहां से ऐसे इसका प्रवाह होता है, इस तरह से जाके मिल जाता है। ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है स्वर्ण रेखा नदी। तो ना ही इसका एग्जैक्ट दक्षिण कह सकते हैं, ना ही इसको हम एग्जैक्ट पूर्व की ओर कह सकते हैं। यानी जो कह सकते हैं कि वो मुख्य रूप से वो है दक्षिण पूर्व में इसका प्रवाहित होता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एक है दक्षिणी कोयल नदी। तो यहाँ पे फिर दक्षिणी कोयल में फिर क्या है कि दो नदी यहाँ पे मिलता है, एक है दक्षिणी कोयल और दूसरा है कारो। तो कोयल कारो परियोजना आप पढ़ेंगे, कोयल कारो परियोजना। तो यहाँ पे क्या है कि दरअसल यहाँ से एक नदी आता है कोयल और उसी में एक और नदी है कारो। तो दक्षिणी कोयल, अब यहाँ पे उत्तरी कोयल इधर है उत्तर में और दक्षिणी कोयल यहाँ पे निकलती है। तो दक्षिणी कोयल और इसमें एक सहायक नदी है कारो नदी, ये दोनों के संगम को ही हम क्या कहते हैं, कोयल कारो परियोजना। और उसी पर बनाया गया है कोयल कारो परियोजना, जो कि दोनों नदी पर सम्मिलित रूप से बनाया गया है, दक्षिणी कोयल और कारो नदी। फिर उसके बाद शंख नदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इस तरह से क्या है कि दिशा के आधार पर और साथ ही साथ मैप के माध्यम से हम समझते जाएंगे कि किस नदी जो वो किसका उद्गम कहां से है, कितना क्षेत्र में वो प्रवाहित होता है, कितना किलोमीटर उसका अपवाह है कुल, साथ ही साथ वो कौन कौन से जिले से होकर बहती है। जैसे अगर बात करें सोन नदी, तो हम देखते हैं कि सोन नदी जो वो गढ़वा और पलामू दो जिलों से ये टच करके आगे जा रहा है। तो उसी तरह से अगर बात करेंगे, जैसे हम अगर बात करें उत्तरी कोयल, तो उत्तरी कोयल नदी की फिर हम अपवाह का बात करेंगे, जैसे लातेहार, पलामू, फिर गढ़वा, ये सभी जिलों से होकर बहती है। फिर उसी तरह से और भी जो भी सहायक नदियां या तो जो भी नदियां हैं और उसकी सहायक नदियां हैं, उन सभी के बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ उसका कुछ उपनाम, जो कि जहां से ज्यादातर सवाल आपको झारखंड में पूछा जाता है कि नदियों का उपनाम जो है, कुछ नदी को अंतः सलीला कहा जाता है, जैसे दामोदर को देव नदी कहा जाता है, या तो जो कि झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, झारखंड की सबसे बड़ी भी नदी माना जाता है दामोदर को, तो उसको क्या कि देव नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहां से कई बार सवाल पूछा जाता है, इनमें से किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है। वहां पे चार आपको ऑप्शन दे देते हैं। इनमें से किस नदी को निरंजना या लीलाजन कहा जाता है, इनमें से किस नदी को अंतः सलीला कहा जाता है। तो यहां से क्या कि कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है डायरेक्टली। तो झारखंड की नदियों के उपनाम भी जो वो ज्यादातर महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ अब क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जब डीप जाएगा, जैसे जेपीसी में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो वो क्या है कि दो टाइप से सवाल पूछते हैं। एक तो वो किस दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, यानी उसका कह सकते हैं कि अपवाह जो वो किस किस दिशा में है,
यानी किस नदी से किस दिशा से निकला और किस दिशा में उसका अपवाह है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी का हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उसी तरह से अगर बात करें उत्तरी कोयल नदी, तो ये जानते हैं कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो यहां से क्या कि कई बार सवाल आपसे पूछ सकता है, साथ ही साथ जिला पूछ सकता है कि कितने जिले से वो होकर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर यहां से इस टाइप से सवाल आपसे नदियों से पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जब हम जलप्रपात पढ़ेंगे तो उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गर्भ जलकुंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से क्या कि एक एक करके हम सभी चीजों को क्रम से हम पढ़ते चले जाएंगे, जिसके कारण से कह सकते हैं कि आपको पढ़ने में भी आसानी होगा। अगर एक बार हम सभी चीजों को एक साथ मिला देंगे तो वहां से क्या है कि आपको कह सकते हैं कि खोजपोच हो जाएगा, जिसके कारण से आप उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे अगर बता दिए कि ये उत्तर से बहे, ये उत्तर की ओर निकला, फिर हम पूर्व की ओर बता दिए, फिर दक्षिण की ओर भी एक ही में हम सब बता दिए, तो वहां से क्या होगा कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन एक एक करके क्रम वाइज अगर पढ़ेंगे, पार्ट बाय पार्ट अगर हम पढ़ते हैं, तो वहां से आपको काफी आसानी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अभी तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ कुछ ही दिनों के बाद जल्द ही हम लाइव क्लास भी लेकर आने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी ये हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इससे जोड़ दें, ताकि जल्दी से हम लाइव क्लास को लेकर आए और आप सभी को टाइम टू टाइम कह सकते हैं कि कंप्लीट टाइम पे, यानी कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड टाइम पे हम डेली क्लास जो है वो रेगुलरली ले पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि जल्दी से ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि लोग इससे जुड़ सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।